नमस्कार। मैं एडवोकेट नवदीप कौर आज आप सबके साथ एक बहुत ही ज़रूरी और एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 यानी घरेलू हिंसा। इस एक्ट की जानकारी हर महिला को होनी बहुत ज़रूरी है। ये एक्ट सरकार ने 2005 में पास किया था महिलाओं की सुरक्षा के लिए। तो डोमेस्टिक वायलेंस है क्या? डोमेस्टिक वायलेंस का नाम सुनते ही हम सबके माइंड में एक इमेज क्रिएट होती है कि जैसे कोई किसी को मार रहा हो, किसी महिला की पिटाई हो रही है, उसकी बॉडी को हार्म पहुंचाया जा रहा है, उसको चोट दी जा रही है। ये बिल्कुल सच है। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, ये बहुत बड़ा है। इसके कई प्रकार हैं जो हम में से कईयों को अभी तक पता नहीं है और कई महिलाएं अभी तक इसकी शिकार होती आ रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, फिजिकल एब्यूज़। फिजिकल एब्यूज़ में क्या होता है कि किसी महिला की उसके शरीर को चोट पहुंचाना, उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी बॉडी को हार्म पहुंचाना, लड़ाई करना, क्रिमिनल फोर्स अप्लाई करना, उसे मारने की कोशिश करना, गला दबाना, शरीर पे कहीं पे भी कोई भी चोट देना जिससे उसके निशान पड़ जाएं, यहाँ तक कि थप्पड़ मारना भी एक फिजिकल एब्यूज़ में माना जाता है। नंबर 2 है सेक्सुअल एब्यूज़। सेक्सुअल एब्यूज़ में होता है फोर्सफुली सेक्स करना, यानी मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाना। वैसे तो पति पत्नी में शारीरिक संबंध होते हैं, परंतु अगर उसकी मर्जी के खिलाफ बनाए जाए तो वो सेक्सुअल एब्यूज़ में माने जाते हैं। नंबर 3 है वर्बल एंड इमोशनल एब्यूज़। वर्बल एंड इमोशनल एब्यूज़ क्या है? नाम सुन के ही थोड़ा बहुत पता चल जाता है। वर्बल एंड इमोशनल एब्यूज़ में होता है कि महिला के साथ गाली गलौज में बात करना, उसकी इंसल्ट करना, सबके सामने, पूरी फैमिली के सामने, अपने दोस्तों के सामने उसको इंसल्ट करना, उसकी कास्ट, उसके रिलीजन को लेके उसको बुरा भला बोलना, ये सब आते हैं वर्बल एंड इमोशनल एब्यूज़ में। इमोशनल एब्यूज़ में एक और चीज़ आती है, वो ये है कि अगर कोई महिला, उसकी बेबी नहीं हो रहा है, वो माँ नहीं बन पा रही है, तो उस चीज़ के लिए उसको ताना देना, या नहीं हमें लड़की नहीं हमें लड़का चाहिए, हमें लड़का चाहिए लड़की नहीं चाहिए, इन सब को लेके उसको सुनाना, बोलना, परेशान करना, ये आते हैं वर्बल एंड इमोशनल एब्यूज़ में। नंबर 4 है इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एब्यूज़। इकोनॉमिक और फाइनेंशियल एब्यूज़ एक तरह से एक ही माने जाते हैं। इसमें ये है कि एक महिला को उसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसको पैसे ना देना। अगर कोई महिला शादी के बाद पढ़ना चाहती है तो उसकी पढ़ाई के लिए, उसकी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए उसकी फ़ीस ना देना, उसको कोई कोर्स ना करवाना, उससे नौकरी ना करवाना कि नहीं तुम नौकरी नहीं कर सकती। अगर कोई पत्नी अपने हस्बैंड का, अपने पति का अकाउंट यूज़ कर रही है, एटीएम यूज़ कर रही है, और अगर उसे ये बताना पड़ता है कि उसे इतने पैसे निकालने हैं, क्यों निकालने हैं, किस ज़रूरत के लिए निकालने हैं, ये आता है फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक एब्यूज़ में। बिना पूछे वो कोई खर्चा नहीं कर सकती। अगर वो कोई पैसे खर्च करती भी है तो उसे हर चीज़ का हिसाब देना पड़ता है। उसे पैसे नहीं दिए जाते उसकी छोटी मोटी ज़रूरतों को लेने के लिए। यह आता है इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एब्यूज़ में। तो दोस्तों बात ये है कि इसमें शिकार कौन होता है, कौन झेलता है? वो है महिला। महिला एक ये एग्रीव्ड पर्सन है। इसमें एग्रीव्ड पर्सन सिर्फ महिला ही होगी, यानी जो कंप्लेन फाइल कर सकता है वो एक महिला ही कर सकती है। कोई पुरुष इसमें कंप्लेन फाइल नहीं कर सकता। तो बात ये है कि जो एग्रीव्ड पर्सन है वो एक महिला होगी, एक वुमन होगी। जो रिस्पोंडेंट है वो एक मेल पर्सनैलिटी होगा। बट 2016 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था, पी हरसोरा वर्सेस कुसुम नरोत्तम दास हरसोरा का। ये हस्बैंड वाइफ का केस था। सुप्रीम कोर्ट में इसकी अपील की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब इस केस को सुना तो उन्होंने ये डिसीज़न लिया कि जो इसमें मेल का प्रावधान दिया गया है ये गलत है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली ही गलत है। तो 2016 के बाद इसमें अमेंडमेंट कर दी गई। जो रिस्पोंडेंट है वो एक मेल पर्सनैलिटी नहीं, एक मेल ना, जरूरी नहीं कि वो मेल ही होगा, वो एक महिला भी हो सकती है। यानी मदर इन लॉ, एक सास, एक अपनी बहू के खिलाफ भी
इसमें डोमेस्टिक वायलेंस के अंडर केस कर सकती है। अब इसमें रिस्पोंडेंट कौन कौन हो सकते हैं? एग्रीड पर्सन तो महिला हुई, जरूरी नहीं है, ये भी बात जरूरी है कि ये जरूरी नहीं है कि जो एग्रीड पर्सन है वो मैरिड ही होगी, यानी वो एक पत्नी हो, वाइफ हो, ये जरूरी नहीं है। वो एक महिला हो ये जरूरी है, भले ही वो सिंगल रह रही हो। रिस्पोंडेंट इसमें मेल हो सकता है, उसका हस्बैंड, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर, ब्रदर, ये रिस्पोंडेंट हो सकते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई महिला आज की डेट में लिविंग में भी रहती है तो वो भी अपने पार्टनर के अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है। तो बात ये है कि केस फाइल कहाँ किया जाएगा, किस जगह पे किया जाएगा? नंबर 1, जहाँ पे महिला जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है, जो एग्रीड पर्सन है, जहाँ पे वो महिला रहती है, चाहे वो टेम्पररी रह रही हो, परमानेंट रह रही हो, किराए पे रह रही हो, जगह बदल के रह रही हो, कहीं पे भी रह रही हो, जिस जगह पे वो रह रही है वो वहाँ पे वो केस फाइल कर सकती है। और जहाँ पे उसका हस्बैंड रहता है वो वहाँ पे केस फाइल कर सकती है। यहाँ पर जहाँ पे उसका पार्टनर रहता है वो वहाँ पे केस फाइल कर सकती है। या फिर जहाँ पे उसके हस्बैंड या उस पर्सन यानी रिस्पोंडेंट पर्सन का जहाँ पे ऑफिस है, जिस जगह पे ऑफिस है वो वहाँ पर केस फाइल कर सकती है। नंबर 3, बहुत ज़रूरी, कि जहाँ पर घरेलू हिंसा घटी है या फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हुआ है वो वहाँ पे वो केस फाइल कर सकती है। अब बात ये है कि वो केस कहाँ फाइल करेगी, यानी अगर वो कंप्लेन करना चाहती है तो किसे फाइल करेगी? तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है, वो प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जाके अपनी कंप्लेन दे सकती है या फिर लोकल पुलिस स्टेशन में जाके अपनी कंप्लेन दे सकती है। फिर वो जो कंप्लेन है वो आगे कोर्ट में प्रोसीड होती है। तो ये एक प्रोसेस होता है जो उसे पूरा करना होगा, उसे बस कंप्लेन करनी है, अपनी कंप्लेंट देनी है। बाकी जो प्रोसीजर है वो प्रोटेक्शन ऑफिसर और लोकल पुलिस के मेंबर संभाल लेंगे। नंबर 3, मैजिस्ट्रेट में वो अप्लाई करती है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया होगा। इसके रिगार्डिंग या इससे कोई भी आपको प्रश्न पूछना है तो आप मुझे कमेंट पे बॉक्स पे कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले टॉपिक में हम डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट के आगे के हिस्सों के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम ये जानेंगे कि एक कंप्लेन को फाइल करने का पूरा प्रोसीजर क्या है और उसे क्या रिलीफ दिया जाता है। धन्यवाद।